और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर एक पुलिस अधिकारी की वजह से सियासत में घमासान की स्थिति बनी हुई है। देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कुछ देर पहले मीडिया के कैमरों के सामने आते हैं और सचिन वाजे मामले में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और जो उनकी शक की सुई है वो शिवसेना के तमाम बड़े नेताओं की तरफ घूम रही है। यहां तक कि उद्धव सरकार को लेकर भी कई गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस ने। इसमें सबसे अहम सवाल यह होता है कि एपीआई सचिन वाजे, इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया। वे 2004 में सस्पेंड हुए, 2007 में उन्होंने वीआरएस दिया और उसके बाद उनका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया। आप ये भी जानते हैं कि बीच में 2008 में सचिन वाजे, इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिश्ते ये सचिन वाजे के रहे। इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग हैं, इनके साथ बिजनेस रिलेशन भी उनके रहे, कुछ कंपनीज भी उन्होंने तैयार की। और 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। और जैसे ही मार्च में कोरोना आया, तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी। और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को। और आइए सीधे हम आपके लिए चलते हैं। नवाब मलिक इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नवाब मलिक जी, देवेंद्र फडणवीस कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, उनका काम है, विपक्ष में है, जो बात बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन ये आरोप लगाना कि सरकार के मंत्री ने वाजे को रीइंस्टेट किया है, तो वाजे को रीइंस्टेट करने के लिए किसी भी मंत्री का कोई आदेश या मंत्री के आदेश से कोई भी उन्हें रीइंस्टेट नहीं किया गया। एक जी, पिछले सरकार में ही कमेटी गठित की गई थी कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उन्हें रीइंस्टेट करने के लिए कौन कौन लोग कमेटी में रहेंगे और वो ऐसे अधिकारियों को रीइंस्टेट करने का निर्णय लेंगे। उसी जो कमेटी थी, उसी के निर्णय के बाद वाजे को पुनः रीइंस्टेट करने का काम किया गया। कमिश्नर की अध्यक्षता में वो कमेटी थी और निश्चित रूप से कमेटी का उसमें निर्णय है। जहाँ तक सवाल है सचिन वाजे का, जो भी गलत काम है, जांच हो रही है, एनआईए भी जांच कर रही है, एटीएस भी जांच कर रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी वो गिरफ्तारी हुई है, एटीएस भी जांच कर रही है, और भी जो भी आरोप होंगे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नहीं कार्रवाई तो होगी, लेकिन नवाब मलिक जी, देवेंद्र फडणवीस ने यहां तक कहा कि दरअसल उद्धव ठाकरे जिस तरीके से उनके समर्थन में शुरुआती दिनों में खड़े नजर आए, उससे कुछ सवाल खड़े हुए। 2008 में यही शिवसेना का सदस्य था वाजे। इसके अलावा इसको जिस तरीके से कोरोना के बहाने फिर से पुलिस फोर्स में इंडक्ट किया गया, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ऐसा है, सचिन वाजे को लेकर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में वो थे, तब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। आज जो बीजेपी के नेता हैं
जब वाजे को निलंबित किया गया था उसके समर्थन में नारायण राणे जी भी खड़े थे। जी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उस समय उनके साथ खड़ी थी। आज ठीक है, जो विपक्ष है भूमिका बदल रही हो। विधानसभा में भी देवेंद्र जी को कहा गया कि जो भी आपके पास सबूत हैं वो सारे सबूत आप जांच एजेंसियों को दें। राज्य सरकार की एजेंसी पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप केंद्र सरकार की एजेंसी को दें। बयानबाजी करना और सबूत जो भी एजेंसी को देना उसमें अंतर है। हम फिर कहते हैं कि जो भी उनके पास सबूत होंगे, जो भी वे आरोप लगा रहे हैं वो जांच एजेंसियों को दें। अच्छा, जांच हो और जो भी गलत काम हुआ होगा निश्चित रूप से कार्रवाई हो। नहीं, परमवीर सिंह को क्यों हटाया गया और क्या इस मामले में गृह मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? नवाब मलिक जी। बिल्कुल नहीं, गृह मंत्री ने किसी भी आदेश के जरिए न रीइंस्टेट किया है या जो फर्जीवाड़ा रचा गया उसकी जानकारी गृह मंत्री को थी। निश्चित रूप से कमिश्नर साहब के अधीन सारा मुंबई का पुलिस महकमा था। उनके रहते हुए एक अधिकारी इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहा था और उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से उनकी बनती है। ठीक है, इसलिए उन्हें तत्काल ट्रांसफर किया गया है। नवाब मलिक जी, मेरे साथ राम कदम जी भी जुड़ चुके हैं, मैं जरा उनको भी फोन लाइन पर जोड़ रहा हूं अपने। हाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सवाल पूछिए वरना मैं फोन रख रहा हूँ। अरे तो आप मतलब विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं? आपके सवाल का जवाब देंगे। अरे मेरे सवाल का तो आप जवाब दीजिए, वो तो आप दे भी रहे हैं, आप हमारे सम्मानीय मेहमान हैं, लेकिन अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछना चाहे तो आप जवाब नहीं देंगे। फर्जी सवालों का जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? फर्जी सवाल कैसे आप समझ गए उसे? अभी तो उन्होंने पूछा भी नहीं है कुछ। अरे ये महाराष्ट्र के मंत्री हैं, फोन काट के चले गए। राम कदम जी, आपके सवाल का जवाब तक नहीं देना चाह रहे हैं सरकार के मंत्री, वहां पर उद्धव सरकार के मंत्री। 20 दिन के बाद इस सरकार की नींद खुली है, कुंभकर्ण की निद्रा थी, निद्रे से ये जागे हैं क्योंकि सारे देश में जन आक्रोश हो गया। 20 दिन के पश्चात इन्हें कैसे याद आया कि किसी अफसर का तबादला करना चाहिए? किसी पुलिस कमिश्नर का तबादला करके महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना, उनके मुख्यमंत्री, उनके दोनों दलों के नेता जो इस सारे इसमें षड्यंत्र में शामिल हैं, वे बच नहीं सकते। अपनी जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर के माथे में थोपकर हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, इस प्रकार की लीपापोती महाराष्ट्र सरकार की नहीं चलेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं राम कदम जी, थोड़ा स्पेसिफिक में सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि परमवीर सिंह को जो हटाया गया वो सिर्फ एक आई वॉश है, खुद को बचाने के लिए कार्रवाई की है महाराष्ट्र सरकार ने? बिल्कुल लीपापोती है। मैं आपको तथ्यों के आधार पर बता दूं। सामना अखबार, उनके सारे संपादकीय निकालिए, इस प्रकार से संपादकीय है जैसे मान करके चलो वो सामना उनके ससुर का है, वाजे उनका दामाद है। मुख्यमंत्री सदन में वाजे का समर्थन करते, ये कोई बिन लादेन नहीं। तीनों के तीनों दल के नेता इस प्रकार से सामने आते हैं, वह भी एक मामूली अफसर के लिए। वाजे कौन लगता है इनका? सरकार का वाजे को बचाना इस कारण था, यदि वाजे मुंह खोलता तो शिवसेना के नेता और सरकार एक्सपोज हो जाती, उनके नाम लोगों के सामने आ जाते। जब पूरे देश में मीडिया ने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया, सरकार की यह मजबूरी बनी कि लीपापोती के लिए उनको यह सारा का सारा कमिश्नर के माथे में थोपना पड़ा। पर कमिश्नर के माथे में थोपकर सरकार इससे कैसे बच सकती है? कौन से ऐसे कारण थे? 20 दिनों में देवेंद्र फडणवीस जी ने सारे सबूत दिए, उसके पश्चात भी कार्रवाई नहीं की उन्होंने। क्या कारण था? सीडीआर दिया, सीडीआर के बाद दर परत हर बिंदु दिए। किस प्रकार से वाजे इसमें शामिल है, सरकार के नेता इसमें शामिल है, पर पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी सिस्टम इस तरह से मीडिया के सामने और वाजे के पीछे खड़ी थी कि मान करके चलो वाजे बिल्कुल एकदम। चलिए राम कदम जी, मैं आपको रोक रहा हूं, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रियंका चतुर्वेदी इस मामले में क्या कह रही है, शिवसेना की नेता, वो सुनवाते हैं दर्शकों को। मनसुख हिरन, इनको ये पहले से जानते थे, और ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरन से इन्होंने खरीदी थी, लेकिन पेमेंट नहीं किया था, और 4 महीने तक इनके पास ये गाड़ी थी, नवंबर से लेकर तो फरवरी तक। और फिर मनसुख ने इनको कहा
कि भाई आप या तो इसका पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए या फिर गाड़ी वापस दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं और कुछ दिन रखूंगा। उसके बाद वो गाड़ी उनके पास लाकर दी और फिर उनसे वापस वो गाड़ी मंगाई गई। जिस दिन ये गाड़ी मुलुंड में उन्होंने वहां पर जहां पार्क की उन्होंने, उस दिन आप देखिए ये गाड़ी में अगर ये गाड़ी चोरी होती तो कहीं ना कहीं कोई टेम्परिंग होता, कोई दरवाजा जो लॉक है उसको खोला जाता, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जानकारी के अनुसार मनसुख को यह कहा गया था कि भाई वहां पार्क करो और चाबी लाकर हमको दो, और सीधे वो चाबी ये सचिन वाजे ने ली। उनको कहा कल जाकर आप एक कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है। और वो जब कुर्ला पुलिस स्टेशन गए तो उनकी कंप्लेंट ली नहीं जा रही थी, क्योंकि कई बार पुलिस ये कहती है कि भाई 2-3 दिन रुकिए, उसके बाद हम रजिस्टर करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। तो वहां पर जो आयो थे या जो वहां पर ड्यूटी ऑफिसर थे, उनको सचिन वाजे का फोन आया और उन्होंने कहा कि तुरंत अभी के अभी ये क्राइम रजिस्टर करिए और रजिस्टर होने के बाद मुझे इत्तला दीजिए। और ये इत्तला उनको देनी पड़ी। देखिए, महाराष्ट्र सरकार पे किसी तरीके का दबाव नहीं है, ना किसी तरीके का प्रेशर है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है उस पर सवाल पूछना मैं मानती हूँ लाजमी नहीं है। सबसे पहले ये ट्रांसफ़र जो हुआ है ये प्रोसीजरल ट्रांसफ़र होते हैं और आए दिन हम सरकार में भी होते, केंद्र सरकार में भी होते, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार में हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू से कहा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा जनता के सामने आएगा, फ्री एंड फेयर होगा, विदाउट प्रेजुडिस होगा, विदाउट ट्राइंग टू सेव एनीबडी होगा। और मेरे साथ इस वक्त महेश तपासे भी जुड़ गए हैं। आप एनसीपी के नेता हैं। महेश तपासे जी, आपकी सरकार पर बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक दागी अधिकारी को बचाना आखिर किसकी क्या मजबूरी हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। एनआईए अपनी जांच करेंगे, एटीएस की जांच करेंगे, जो भी इसमें दोषी होगा उसको। नहीं, वो तो जब एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया उसके पहले तो आप लोग बचा ही रहे थे ना। राम कदम मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। राम कदम जी भी सरकार में रह चुके हैं, उनको भी अच्छे से सरकार की प्रोसीजर मालूम है। आज वो विपक्ष में है तो जरूर आरोप कर सकते हैं। राम कदम जी, आरोप सिर्फ आरोप के लिए है क्या? देखिए, मैं तथ्य के आधार पर बता दूं, पुलिस की गाड़ियां इतने बड़े षड्यंत्र के लिए इस्तेमाल होती हैं। जहां पर पुलिस के मुखिया बैठते उसी हेडक्वार्टर पर ये गाड़ियां पार होती है। उसी गाड़ी में एक पुलिस का अफसर दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की मर्सिडीज गाड़ी इस्तेमाल करता है। महाराष्ट्र सरकार पूरी की पूरी उसी अफसर का समर्थन करती है, प्रवक्ता बनती है। क्या कारण है इसका? ये सारे बिंदु दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेता ये बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। जी, राम कदम जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। उससे पहले दर्शकों को मैं बता दूं कि महेश तपासे जो एनसीपी के नेता, उन्होंने फोन काट दिया। इसके पहले नवाब मलिक अपने साथ जुड़े हुए थे इस लाइव चैट में, उन्होंने भी अपना फोन काट दिया था जैसे उन्हें पता चला कि बीजेपी से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि अगर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं तो उसका जवाब देने से क्या बचना चाह रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं आप जवाब देना चाह रहे हैं? अगर विपक्ष के लोग आपसे पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको, यही तो लोकतंत्र है। राम कदम जी, देखिएगा, ये 20 दिन इन्हें क्यों लगे? पहले ही दिन पता था पुलिस अफसर ने इस प्रकार की पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल किया है, ये तो पहले ही दिन बता दिया था हमने, सबूतों के साथ विधानसभा सदन में रखा था। 8 बार विधानसभा भंग हुई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी, तीनों दलों ने बात नहीं सुनी। तीनों दल आज भी वाजे का समर्थन कर रहे हैं। जब आज सारे देश में जनाक्रोश उठ पड़ा तब जाकर के खुद पर नहीं आए, इसके कमिश्नर के आंख पर ढकेल दो और हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, इस प्रकार की प्रतिमा लोगों के सामने ले आओ, ये सरकार का दुस्साहस है, ये प्रयास है। अच्छा राम कदम जी, क्या आपको यह लगता है, मेरा सवाल यह है, जरा गौर से सुनिएगा, क्या आपको यह लगता है कि मनसुख की जो संदिग्ध अवस्था में मौत हुई, ये मामला और दूसरी तरफ ये सचिन वाजे का पूरा मामला और जिलेटिन की छड़ें वगैरह जो मिली थी एंटीलिया के बाहर, इन सब में आपस में कोई कनेक्शन है?
देखिएगा, ये सारे बिंदु अलग अलग श्रृंखला की कड़ी है और इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद जो श्रृंखला बनती है वह श्रृंखला महाराष्ट्र में बैठे हुए सरकार तक पहुंचती है, उनके नेताओं तक पहुंचती है। वाजे का पूर्व शिवसैनिक होना, वाजे की कंपनी में शिवसेना के नेताओं का पार्टनर होना, सामना का अखबार पूरी तरह से रोज वाजे के समर्थन में लिखना, मुख्यमंत्री का वाजे के समर्थन में बोलना, सारे नेताओं का वाजे के समर्थन में बोलना। अब एबीपी जैसा बड़ा नेशनल चैनल किसी मंत्री से सवाल पूछता है, उस सरकार के पास मुंह दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पूरा का पूरा उनका चेहरा दागी बन चुका है और वही कारण है कि मंत्री एबीपी का फोन काट देते हैं, उनके सरकार के प्रवक्ता फोन काट देते हैं। यदि इनके पास सवालों के जवाब है तो देते जवाब। आज परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर है, उनका तबादला करके ये सरकार अपने पापों से बच नहीं सकती। मुकेश अंबानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, देश विदेश के सबसे बड़े उद्योगपति है, करोड़ों लोगों के घर के चूल्हे उनके द्वारा चलते हैं, देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा वे साझेदारी करते हैं। ऐसी अवस्था में यदि महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में मुकेश अंबानी जैसा बड़ा उद्योगपति सुरक्षित नहीं होगा, हमारे पालघर के साधुओं की किलकारियां इस सरकार ने नहीं सुनी, उनकी निर्ममता से, बर्बरता से उनकी पीट कर हत्या हुई। ये भूमि में न साधु सुरक्षित है, न अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति सुरक्षित है। और अच्छा, साजिश क्या वजह हो सकती है राम कदम जी, क्या वजह हो सकती है कि एक एपीआई लेवल का जो अधिकारी है, जूनियर अधिकारी आप कह सकते हैं, ऐसे अधिकारी को दोबारा से सिस्टम में फिर से शिवसेना वाले ले आते हैं, ऐसे शख्स को जिसे कि सस्पेंड किया जा चुका था, हाईकोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ? देखिएगा, 16 वर्ष हाईकोर्ट के द्वारा जो सस्पेंड था, उस वाजे को शिवसेना हम पर दबाव बना रही थी। जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उसे लिया जाए, क्यों दबाव बना रही थी? हमने मना कर दिया। सरकार में आते ही तुरंत चंद घंटों में वाजे को इन्होंने रीइंस्टेट किया। क्यों रीइंस्टेट किया? वही वाजे के कार में पैसे गिनने की मशीन मिलती है, किससे पैसे? मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हेमंत नगराले भी थोड़ी देर में बस मुंबई पुलिस के मुखिया के तौर पर चार्ज लेने वाले हैं। इस खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, फौरन लौटते हैं। देखते रहिए एबीपी न्यूज। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हेमंत नगराले जो कि पुलिस आयुक्तालय पहुंचे हुए हैं और तमाम जो अपने उनके टीममेट हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद वो पदभार संभालने के लिए अपने दफ्तर जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस आयुक्तालय की, जहां ग्राउंड फ्लोर पर उन्हें रिसीव करने के लिए उनके जो सबॉर्डिनेट हैं, उनके सदस्य हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, डीसीपी हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, तमाम लोग उनको स्वागत कर रहे हैं और उनके अगवानी में खड़े हैं। स्वागत करने के बाद वो सीधे अपने पहली मंजिल के दफ्तर पर जाएंगे और वहां पदभार संभालेंगे। और इसके लिए तमाम जो पदाधिकारी हैं मुंबई पुलिस के, चाहे वो ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हो, ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम हो, ज्वाइंट कमिश्नर एडमिन हो, या फिर एडिशनल कमिश्नर, या फिर इस जोन के डीसीपी हो, सभी जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हेमंत नगराले का स्वागत कर रहे हैं। 1987 बैच के हेमंत नगराले वरिष्ठ पुलिस आईपीएस जो कि डीजी पद पर थे, जिन्हें आज मुंबई पुलिस आयुक्त पद की जिम्मेदारी दी गई है। परमवीर सिंह का तबादला हुआ है। हेमंत नगराले जो कि दफ्तर पर पहुंचकर अपना पदभार संभालेंगे, साथ ही साथ संभव है कि वो मीडिया के माध्यम से एक संबोधन भी करेंगे। और इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मुंबई पुलिस के मनोबल को बढ़ाए रखने वाली बात है, साथ ही साथ जो छवि धूमिल हुई है उसके बारे में अपनी राय रखेंगे और आगे की भूमिका के बारे में स्पष्ट करेंगे और किस प्रकार से आगे पदभार संभालकर काम संभालने वाले हैं। देखिए, हेमंत नगराले जो कि पहली मंजिल की ओर अपने साथियों के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहली मंजिल पर जाकर वो पदभार संभालेंगे। इसके पहले के जो पदभार संभालने का कार्यक्रम था, हम देखते थे कि जो पूर्व पुलिस आयुक्त होते थे वो नए पुलिस आयुक्त का स्वागत करते थे और जिम्मेदारी सौंपते थे, लेकिन यहाँ परमवीर सिंह नहीं है, पहले ही वो निकल गए हैं। और यहाँ पर देखिए हेमंत नगराले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं। ये जो पुलिस मुख्यालय आप देख रहे हैं, ये पुलिस आयुक्तालय है और यहाँ देखिए कैमरामैन कृष्णा खापरे यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत के लिए जो पुलिसकर्मी तैनात हैं। आप इस बालकनी में जो गैलरी है, यहाँ पर देखिए जो हेमंत नगराले है वो यहाँ पे गुजरते हुए नजर आ रहे हैं।
आप देख सकते हैं मिलिंद भारंबे ज्वाइंट कमिश्नर, और ये देखिए हेमंत तकराले के आगे की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर सैल्यूट उनके गार्ड्स कर रहे हैं। और तमाम जो उनके साथी हैं मुंबई पुलिस आयुक्तालय में, जॉइंट कमिश्नर हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, डीसीपी रैंक के अधिकारी हैं, वो सभी उनके साथ इस लॉबी से होते हुए उनके केबिन में जा रहे हैं जहां पर वो पदभार संभाल रहे हैं। तो मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा दिन, जहां परमबीर सिंह का तबादला हुआ, वहीं हेमंत तकराले को नई जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई पुलिस आयुक्त का पदभार संभाल रहे हैं। डीजी पद पर तैनात थे, इसके पहले महाराष्ट्र के डीजीपी थे और आज वो मुंबई पुलिस आयुक्त के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हेमंत तकराले जिन्होंने 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, अपने करियर की शुरुआत नक्सल प्रभावित चंद्रपुर और गढ़चिरौली जैसे इलाके से किया था और बाद के वर्षों में महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में विभिन्न पदों पर वो रहते हुए उन्होंने सेवा दी है और आज वो मुंबई पुलिस आयुक्त के पद पर बैठेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि वो ये जो मुंबई पुलिस का एक इतिहास रहा है, उस इतिहास को कहीं ना कहीं सचिन वाजे का जो प्रकरण है एक झटका लगा है और एक छवि धूमिल हुई है, उसको सुधारने संभालने की बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो पुलिस टीम के मनोबल को बढ़ाए रखें और इस मनोबल को बढ़ाए रखने के उद्देश्य से हेमंत तकराले ये पदभार संभालेंगे। पदभार संभालने के बाद संभव है कि वो अपनी बात मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आज मुंबई पुलिस के इतिहास के लिए बड़ा घटनाक्रम वाला दिन है, क्योंकि एक पुलिसकर्मी पर बेहद गंभीर आरोप लगे जिसमें मुंबई पुलिस आयुक्त का तबादला हुआ और अब हेमंत तकराले मुंबई पुलिस के नए पुलिस आयुक्त बन रहे हैं। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो मृत्युंजय की रिपोर्ट आप देख रहे थे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे पुलिस मुख्यालय से तस्वीर आपके सामने। जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर हेमंत तकराले की बात की जाए, एक बहुत ही अच्छे अफसर रहे हैं और उन्हें बाकायदा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा जा चुका है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी अब उनके ऊपर होगी कि जो प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है मुंबई की, उसके दामन पर जो दाग लगे हैं, कैसे आखिर उसे वो हटाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है और जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस की छवि को झटका लगा है, छवि धूमिल हुई है और अब हेमंत तकराले के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि पुलिस की इस इमेज को फिर से साफ करें और मुंबई पुलिस का पुराना रुतबा हासिल करें। मैं आपको बता दूं कि ये पिछले दशक भर में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जबकि बिना किसी सेरेमनी के मुंबई पुलिस कमिश्नर को बेआबरू होकर निकलना पड़ रहा है अपने दफ्तर से। पिछली बार ये 2015 में हुआ था जब राकेश मारिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और ऑल ऑफ सडन उनको हटा दिया गया था। शीना बोरा का मामले की जांच चल रही थी उस वक्त और उन्हें भी इसी तरह से अचानक ऑर्डर आया और वो अपना दफ्तर छोड़ के चले गए। और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है परमबीर सिंह के साथ में साल 2021 में। आमतौर पर होता यह है कि जब भी कोई नया पुलिस कमिश्नर चार्ज लेता है तो वो आउटगोइंग पुलिस कमिश्नर और इनकमिंग पुलिस कमिश्नर, ये दोनों ही पुलिस कमिश्नर दफ्तर में एक साथ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए पत्रकारों को इनवाइट करते हैं, कागजों की साइनिंग की कार्रवाई होती है, कुर्सी बाकायदा एक कमिश्नर दूसरे कमिश्नर को ऑफर करता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और ये दशक भर में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब कोई पुलिस कमिश्नर बेआबरू होकर अपने दफ्तर से निकला हो। अब मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।